हेलो दोस्तों, चलिए आज हम करते हैं कक्षा 12th में हिंदी। जो आपके पास में सब्जेक्ट है अनिवार्य हिंदी, उसकी एक कविता छोटा मेरा खेत। इस कविता के लेखक हैं उमा शंकर जोशी, जिनका जन्म हुआ है सन 1911 में गुजरात में। अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित मानस का इन्होंने गुजराती में अनुवाद भी किया। और इन्होंने कवि होने के साथ साथ में इन्होंने कविताएं लिखने के साथ साथ में एकांकी भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। हिंदी साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में इनका नाम अगर लिया जाए और निबंधकार के रूप में इनका नाम लिया जाए तो वास्तव में ये गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं, उमा शंकर जोशी। चलिए, तो इनकी जो छोटी सी कविता लिखी हुई है छोटा मेरा खेत, इसकी मैं आपको इसका जो है मैं भावार्थ अपने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों के लिए उपयोगी जो परीक्षा संबंधी वीडियो है मैं अपने चैनल पर समय समय पर डालती रहती हूँ। देखिए, जो है हमारे पास में छोटा मेरा खेत, इसकी व्याख्या करनी हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो आपके पास में है पहली पंक्ति, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। तो यहाँ पर कवि ने स्वयं को सबसे पहले तो किसान माना है। किसान मानते हुए कवि स्वयं अपनी रचना करता है कि कागज का एक पन्ना मेरे पास छोटा सा चौकोर खेत के समान है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कहता है कि मेरे पास में जो एक छोटा सा कागज का पन्ना है वो एक चौकोर खेत के समान है। जिस प्रकार किसान वहाँ उस खेत में किसानी करके अपने लिए बीज बो करके फसल तैयार करता है, उसी प्रकार से मेरे पास में एक छोटा सा पन्ना है जिसके ऊपर मैं अपनी रचना को शब्दबद्ध रूप देता हूँ और जहाँ पर मेरी रचना पल्लवित और पुष्पित होती है। तो यहाँ पर है छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि ने स्वयं को किसान मानते हुए अपने जो पास में जिस पर वो अपनी रचना को शब्दबद्ध करता है उसे वो अपना खेत मानता है। फिर कहता है कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। अब कवि कहता है कोई भी जिस प्रकार से अंधड़ आता है, आंधी आती है और वहां से कोई बीज उड़ करके खेत में बो दिया जाता है। तो फसल उगाने के लिए जिस प्रकार से धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोया जाता है, उसी प्रकार से जब मेरे मन में भावों का अंधड़ आता है, कोई अंधड़ कहीं से आया, भावों का अंधड़। यहाँ पर जो अंधड़ है वो भाव रूपी अंधड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अंधड़ दिया गया है ये भाव रूपी अंधड़ है। तो कवि कहता है कि मेरे मन में भी भावों का अंधड़ आता है और बीज बो जाता है। तो बीज बो जाता है किसमें? मेरे मन में ही भाव रूपी बीज बो जाता है। अर्थात भाव रूपी बीज हृदय रूपी खेत में बोया जाता है। यहाँ पर भाव रूपी बीज है, ये जो बीज है ना, इसको कहेंगे हम भाव रूपी बीज। ये भाव रूपी बीज है जो कि उसके हृदय रूपी खेत में बोया जाता है, ठीक है। तो कोई अंदर कहीं से आया, भावनाओं का अंदर जब मेरे हृदय में आता है, क्षण का बीज वहां बोया गया। क्षण का बीज वहां बोया गया कागज पर उस बीज को मैंने बो दिया, यानी कि अपने शब्दों को लिख दिया। क्षण का बीज वहां बोया गया। मैंने जो भाव रूपी बीज है वह हृदय रूपी खेती में आया है, खेत में आया है और मैंने उसे शब्द में उतार दिया है अपने चौकोर खेत में, यानी कि कागज में। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। अब आगे कवि कहता है मेरी कल्पना रूपी खाद पानी को पी करके उस भाव को अहम मुक्त कर दिया गया है। बीज गल गया निशेष। वो जो कल्पना के भाव आए मेरे मन में, उनसे जो बीज है वो क्या हुआ है, पूरी तरीके से गल गया है और उसके अंदर से क्या फूटे हैं, अंकुर फूटने लगे हैं। बीज गल गया निशेष।
पूरी तरह गल जाता है। अब उसके अंदर से अंकुर, पत्ते और पुष्प निकल आते हैं। शब्द के अंकुर फूटे। कवि कहता है जब बीज गल गया तो उसके अंदर से अंकुर रूपी शब्द फूटे हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, और फिर उसके अंदर से पल्लव पुष्पों से भाव रूपी पत्ते, भाव रूपी पुष्प पल्लवित और पुष्पित होते हैं। भाव रूपी पत्ते और पुष्प जब पल्लवित और पुष्पित होते हैं, और वो जब नए नए पत्तों से, पुष्पों से जब पौधा झुक जाता है, इसी तरीके से मेरा भी मन, मेरा भी हृदय भावाभिव्यक्ति से परिपूर्ण होकर के सर्वजन के लिए झुक जाती है। यानी कि सर्वजन के लिए मेरी कविता वहाँ बन जाती है। मेरे भाव उस पन्ने पर, उस चौकोर पन्ने पर लिख जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने स्वयं को किसान बताते हुए अपने शब्दों को बताया है फसल के समान। अपने शब्दों को किसके समान बताया है? फसल के समान बताया है। अब आगे देखिए, आप लोग पढ़ेंगे, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। आगे कवि कहता है कागज रूपी जब खेत है, कवि ने अपने जो चौकोर पन्ने हैं उसको माना है खेत। तो कागज रूपी खेत में जब कविता रूपी फल झूमने लगता है, झूमने लगे फल, तो यहाँ पर फल कैसा है? कविता रूपी फल है। जब झूमने लगता है तब उसमें अनुभूति और संवेदनाएं, रस धाराएं फूटने लगती हैं। रस अलौकिक, तब उसमें से संवेदना और अनुभूति की जो धाराएं हैं वो फूटने लगती हैं, अमृत धाराएं फूटती। तो जब कविता रूपी फल कागज के रूपी पन्ने पर फूट जाता है, यानी कि झूमने लगता है, तब उसमें से अमृत धाराएं, किसकी? अनुभूति और संवेदनाएं की अमृत धाराएं फूटने लगती हैं, जो अमृत के समान मधुर रस को देने वाली होती हैं। रस अलौकिक, जो अमृत के समान मधुर रस को देने वाली होती हैं, यानी कि जिससे असीम आनंद की अनुभूति होती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। कवि कहता है कि रोपाई क्षण की जिस रचना को उसने पल भर में रचा था, जिस रचना को उसने क्षण भर में रचा था, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। कवि कहता है उस जिस रचना को मैंने पल भर में रचा था उसकी कटाई अनंतता की है। अर्थात अनंतता मतलब वो अनंत काल तक विद्यमान रहेगी, क्योंकि जब मैंने एक कविता लिख दी है उसको जब लोग बाग पढ़ेंगे तो वो अनंत काल तक लोगों के हृदय में मेरी छाप छोड़ करके जाएगी, वो लोगों को आनंद की प्राप्ति कराएगी। तो इसी तरीके से साहित्य का रस जितना भी लुटाया जाए, देखिए कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। तो साहित्य का रस जो है, साहित्य का रस जितना भी लूटा जाए वो कभी कम नहीं होगा। तो यहाँ पर लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, ये साहित्य का रस है। ये कटाई है जो किसकी है? कटाई अनंतता की। ये जो कटाई अनंतता की है वो है जब एक बार शब्द रचना रच दी गई है तो वो अनंत काल तक सहेज गई है, सहजी जा चुकी है, यानी कि वो कभी अब नष्ट नहीं होगी। तो इसी प्रकार से कवि कहता है मैंने जब अपनी रचना को रचा उसमें क्षण भर का समय मुझे लगा था, लेकिन वो अनंत काल तक सहेज करके रखी जा चुकी है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। साहित्य का आनंद कभी भी पढ़ते रहने से कम नहीं होता, वो अलौकिक और परमानंद की प्राप्ति देने वाला होता है। तो कवि कहता है कि साहित्य का रस जितना लुटाया जाए वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चुकौना। कवि कहता है कविता के रस का पात्र अर्थात रचना का अनंत आनंद कभी खत्म नहीं होता, सदैव भरा रहता है। छोटा सा मेरा खेत चौकोना, इसी प्रकार से ऐसा मेरा छोटा सा चौकोर कागज रूपी खेत है। यहाँ पर भाव यह व्यक्त करना चाहता है कवि बच्चों की रचना कर्म को कृषक कर्म के सदृश मान करके सदैव फलदायी माना है। जिस प्रकार से कृषक, एक किसान अपने खेत में लहलाती फसल को देख करके खुश होता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी
कागज पर जो उसकी रचना फलीभूत होती है, जब वो कागज पर अपनी कविता को लिखता है तो उसके मन में भी ठीक उसी प्रकार से प्रसन्नता उमड़ती है जिस प्रकार से किसान के मन में अपनी लहलाती फसल को देखने से उत्पन्न होता है। जो आनंद किसान को अपना लहलाती फसल को देखने से अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से कवि को अपनी कविता सृजन में वो आनंद मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों जो कविता है इसमें आपके रूपक अलंकार का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। तो आप जब इसकी व्याख्या करेंगे तो अब आप इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और इन दोनों अलंकारों का प्रयोग लिख सकते हैं कि रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी में है, तत्सम प्रधान भाषा है, जो भाषा है वो तत्सम प्रधान है। और कवि ने कल्पना के द्वारा यानी कि कृषक कर्म की कल्पना करके अपनी कविता की रचना की है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।